हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास हिंदी की 4th क्लास है और आज की क्लास में हम क्रिया टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा देखते हैं। क्रिया क्या होती है? वह शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं उन्हें क्रिया बोलते हैं। वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, तो कार्य का होना जो दर्शाने वाले शब्द को क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया में सबसे पहले हम मूल धातु को पढ़ेंगे। मूल धातु क्या होती है? मूल धातु में ना जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। जो मूल धातु होती है उसमें ना जोड़ देते हैं और क्रिया का निर्माण हो जाता है। जैसे रोना, रोना में जो रो है ये मूल धातु है और हमने ना जोड़ दिया तो रोना बन गया। रोना क्या हुई? क्रिया हुई। तो रो प्लस ना क्या हुआ? प्रत्यय हुआ। जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं, प्रत्यय प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो रोना हो गया। ऐसे ही खाना, खाना क्रिया है। जो खा है ये मूल धातु है। ना क्या है? ना प्रत्यय हुआ। ऐसे ही गुजरना, गुजरना में गुजर मूल धातु हो गई। जैसे कि उधेड़ना, उधेड़ना में उधेड़न जो होगी मूल धातु है। पीना में पी मूल धातु हो गई। अब सबसे पहले मूल धातु से हम क्रिया का निर्माण करेंगे। फिर हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण करेंगे। फिर हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण करेंगे। जो मूल धातु में अगर हम ना जोड़ देते हैं तो क्रिया का निर्माण हो जाता है। अगर मूल धातु में हम आना जोड़ते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। अगर मूल धातु में हम वाना जोड़ देते हैं, वाना, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। जैसे कि पढ़ हमारी क्या है? मूल धातु है। उसमें ना जोड़ेंगे तो पढ़ना बन जाएगा जो क्रिया होगी, और इसमें आना जोड़ देंगे तो जैसे कि पढ़ाना, जो पढ़ाना हो गई। क्या हुआ? ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है जिसे हमने आना जोड़ दिया। ऐसे ही द्वितीय प्रेरणार्थक में अगर पढ़ में हम वाना जोड़ देंगे तो पढ़वाना हो जाएगी। जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है इसमें कार्य कोई और करता है। जैसे कि पढ़वाना, तो कार्य कोई और कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के लिए देखिए, मोहन पढ़ रहा है। मोहन पढ़ रहा है ये हमने मूल धातु से बनाई। जो पढ़ क्या हुआ है? मूल धातु हुई। ऐसे पढ़ना से हम एक सेंटेंस, एक वाक्य बनाएंगे। मोहन ने पढ़ना शुरू किया। ऐसे ही पढ़ाना से मोहन ने पढ़ाना शुरू किया। और ऐसे ही हम पढ़वाना से एक वाक्य बनाएंगे। मोहन ने पढ़वाना शुरू किया। अब देखिए, पी क्या है? एक मूल धातु है। इससे हम एक वाक्य बनाएंगे। राम पानी पी रहा है। राम पानी पी रहा है। अब ऐसे ही पी में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्रिया बन जाएगी। पी से क्या बनेगी? पीना बन जाएगी। राम ने दूध पीना बंद किया। इससे एक वाक्य हो गया। अगर हमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाने तो उसमें आना जोड़ेंगे। तो जैसे कि पिलाना, पियाना मत बना देना क्योंकि पियाना कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, तो पिलवाना होता है। तो राम ने पानी पिलाना बंद किया। अब ऐसे ही द्वितीय प्रेरणार्थक में पिलवाना हो जाएगा। अब देखिए, लिख मूल धातु है। इससे हम पहले क्रिया बनाएंगे तो लिखना क्रिया हो जाएगी। प्रथम प्रेरणार्थक बनाने के लिए इसमें आना जोड़ेंगे, जैसे कि लिखाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए जो लिख में हम वाना जोड़ेंगे तो लिखवाना। ऐसे ही मांग हो जाएगी। मांग से मांगना हो जाएगा, और मंगाना, और फिर मंगवाना। ऐसे ही दौड़ से दौड़ मूल धातु है। इससे क्रिया बनाएंगे ना जोड़कर तो दौड़ना। प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे आना जोड़कर तो दौड़ाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक बनाएंगे दौड़ में वाना जोड़कर तो दौड़वाना। ऐसे ही चढ़ना हमारा मूल धातु है। चढ़ हमारा मूल धातु है। इसमें हम क्रिया बनाएंगे तो चढ़ना हो जाएगा। अगर हमें इसे प्रथम प्रेरणार्थक बनाना है तो चढ़ाना हो जाएगा। और जो अगर हमें इसे द्वितीय प्रेरणार्थक बनाना है तो चढ़वाना हो जाएगा। ऐसे ही रो हमारा मूल धातु है। रो से क्रिया बनाएंगे तो रोना। प्रथम प्रेरणार्थक रुलाना। रोआना कोई क्रिया नहीं होती, होता है रुलाना। और अगर हमें इसे द्वितीय प्रेरणार्थक बनाना है तो हम लिखेंगे रुलवाना।
रुलवाना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? क्रिया के मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जो क्रिया है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब कि स प्लस कर्म, स जमा कर्म, स मतलब कि कर्म सहित, तो कर्म के सहित। ये जो क्रिया होती है सकर्मक क्रिया, ये कर्म सहित होती है। और जो अकर्मक क्रिया है, अ जमा कर्म मतलब कि कार्य के बिना होती है, ये कर्म के बिना होती है। जो अकर्मक क्रिया होती है इसमें कर्म नहीं पाया जाता। अब देखिए सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया स जमा कर्म होती है, कर्म सहित होती है, इसमें कर्म पाया जाता है। क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है। अगर हम वाक्य में क्या से प्रश्न करते हैं तो हमें कर्म का पता चल जाता है और उत्तर हमें मिल जाता है कि ये सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। जैसे कि खाना, खाना जैसे मोहन क्या खा रहा है, तो खाने में खाना भी खा सकता है, बर्गर पिज्ज़ा कुछ भी खा सकता है। जैसे कि पीना, मोहन क्या पी रहा है, पानी भी पी सकता, पानी पी रहा है, दूध पी रहा है, गन्ने का जूस पी रहा है। ऐसे ही रवि क्या गाना चाह रहा है, तो क्या गाना चाह रहा है, वह भजन गाना चाह रहा है, गाना गाना चाह रहा है, ये सब। जैसे कि जलना, जलना हो जाएगा, बोलना हो जाएगा कि मोहन क्या बोलना चाहता है, मोहन क्या बोल रहा है, कि वह अपनी बात बोल रहा है या फिर कुछ और बोल रहा है। तो जैसे कि चलना, लाना, खेलना, पढ़ना, देखना, पकाना, बनाना, सुनना आदि, ये सब हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब देखिए अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब अ प्लस कर्म, कर्म के बिना होती है। क्या से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता। जो अकर्मक क्रिया होती है उससे क्या से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता। जैसे कि अकड़ना, जैसे कोई अकड़ जाता है, अकड़ता है, तो अकड़ना। जैसे मोहन क्या अकड़ रहा है, क्या अकड़ रहा है, तो कुछ उत्तर नहीं मिला, वो क्या अकड़ रहा है, मोहन अकड़ रहा है, पर वो क्या अकड़ रहा है, क्या वो अपनी बात अकड़ रहा है या फिर मुंह अकड़ रहा है, ऐसा तो हमें इससे उत्तर नहीं मिलेगा। ऐसे जैसे कि अब देखिए उड़ना, पंछी क्या उड़ रहे हैं, पंछी क्या उड़ रहे हैं, क्या वे आसमान उड़ रहे हैं, क्या वे अपने पंख उड़ रहे हैं, तो कोई हमें अर्थपूर्ण जो उत्तर है वो नहीं मिला। ऐसे ही हंसना, राकेश क्या हंस रहा है, राकेश क्या हंस रहा है, तो क्या हंस रहा है, वो अपने दांत हंस रहा है या अपनी हंसी हंस रहा है, तो हमें कोई अर्थपूर्ण जो उत्तर है वो नहीं मिला। ऐसे ही रोना हो जाएगा, सोना, दौड़ना, लजाना, सजाना, तैरना, जीना, नाचना, बरसना, चलना, मरना आदि, ये सब अकर्मक क्रिया है। अब कुछ उदाहरणों के साथ हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया को समझेंगे। तो पहला उदाहरण है आशीष खाता है। आशीष खाता है, तो आशीष क्या हुआ, कर्ता। कर्ता क्या होता है, जो कार्य को करता है, जिसके बारे में बात होती है। तो आशीष खाता है, तो आशीष करता हुआ खाता, खाता मत क्या हुआ, एक क्रिया हुई। तो हम क्या से प्रश्न करेंगे, तो क्या से प्रश्न करने का सही तरीका क्या है, जो क्या शब्द होता है वो कर्ता और क्रिया के बीच होना चाहिए। जो क्या शब्द है वो कर्ता और क्रिया के बीच होना चाहिए। जैसे आशीष क्या खाता है, आशीष क्या खाता है, तो हमें उत्तर मिला वो खाना खाता है, बर्गर खाता है, मोमोज खाता है, पिज्ज़ा खाता है, ये सब। तो ये हमारी खाना क्या हुई, एक सकर्मक क्रिया हुई। ऐसे ही घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा क्या हुआ, कर्ता हुआ, दौड़ना क्या हुआ, क्रिया हुई। तो हम प्रश्न करेंगे क्या से, घोड़ा क्या दौड़ता है, तो क्या 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 किसके बीच होना चाहिए, कर्ता और क्रिया के बीच। तो घोड़ा क्या दौड़ता है, तो हमें कोई उत्तर नहीं मिला, क्या वो सड़क दौड़ता है या अपने पैर दौड़ता है, तो ये हुई अकर्मक क्रिया, दौड़ना अकर्मक क्रिया हुई। अब तीसरा उदाहरण देखिए, शक्तिमान उड़ता है। शक्तिमान क्या हुआ, कर्ता हुआ, उड़ना क्या हुई, क्रिया हुई। तो हम क्या से प्रश्न करेंगे, शक्तिमान क्या उड़ता है,
क्या शक्तिमान आसमान उड़ता है, हवा उड़ता है? तो अकर्मक क्रिया है, हमें इसका उत्तर नहीं मिला। ऐसे ही मनीष सुबह जल्दी उठता है, तो मनीष क्या हुआ, करता हुआ। सुबह जल्दी उठना, उठना क्या हुई, क्रिया हुई। तो अब हम क्या से प्रश्न करेंगे, मनीष क्या उठता है, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या होना चाहिए। तो मनीष क्या उठता है, तो हमें कोई उत्तर नहीं मिला। क्या मनीष सुबह उठता है या अपनी नींद उठता है? तो अकर्मक क्रिया हुई, उठना अकर्मक क्रिया हुई। ऐसे ये बहुत इम्पोर्टेंट जो वाक्य है, इसमें बच्चे अधिकतर गलती करते हैं। और ये वाला जो प्रश्न है एसएससी ने पूछा हुआ भी है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो सबसे पहली बात होती है कि हमें इसमें कर्ता को ढूंढना है। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, वृक्ष को ही जो कर्ता होता है वो मान लेते हैं, पर इसमें गिरने का कार्य, जो गिरने का कार्य होता है वो वृक्ष नहीं कर रहा, वो पत्ता कर रहा है। तो इस वजह से पत्ता क्या हुआ, कर्ता हो जाएगा, और गिरना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। तब हम क्या से प्रश्न करेंगे, पत्ता क्या गिरता है, क्या पत्ता हवा गिरता है या पत्ता पेड़ गिरता है? तो हमें कोई उत्तर नहीं मिला। तो यह वाक्य क्या हुआ, अकर्मक क्रिया का वाक्य हुआ। कुछ बच्चे वृक्ष को ही कर्ता मान लेते हैं, तो हमें जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जाना होगा, जब हमें एकदम सही आंसर मिलेगा और हमारा क्वेश्चन भी सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। जो ड्राइवर है, कार्य करने का, ये जो कार्य है ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है ड्राइवर। तो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो ड्राइवर हुआ कर्ता। चलाना क्या हुई, जो चलाता है वो क्या हुई, क्रिया। तो हम क्या से प्रश्न करेंगे, ड्राइवर क्या चलाता है? तो हमें उत्तर मिला कि एक गाड़ी चलाता है। तो चलाना क्या हुई, सकर्मक क्रिया हुई। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया हुई, चलाना। जैसे कि पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, तो पानी क्या हुई, कर्ता हुई, और बरसना क्या हुआ, क्रिया हुई। तो हम क्या से प्रश्न करेंगे, पानी क्या बरस रहा है? तो हमें कोई आंसर नहीं मिला। क्या वह छत बरस रहा है या फिर कुछ और? हमें इसका सटीक उत्तर नहीं मिला। तो ये अकर्मक क्रिया हुई। ऐसे ही सोहन बहुत तेज हंस रहा है, सोहन बहुत तेज हंस रहा है, तो सोहन क्या हुआ, ये कर्ता हुआ। सोहन क्या हुआ, सोहन करता हुआ। और जो हंसना हुई ये क्रिया हुई। तो क्या से प्रश्न करेंगे, सोहन क्या हंस रहा है? तो हमें कोई उत्तर नहीं मिला। क्या वह अपने दांत हंस रहा है या हंसी हंस रहा है? तो ये अकर्मक क्रिया हुई। अब देखिए सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है एक कर्मक सकर्मक क्रिया, जिसमें केवल एक ही कर्म होता है, और दूसरा होता है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक कर्मों का पाया जाता है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। तो अध्यापक क्या हुआ, कर्ता हुआ, और पढ़ाना क्या हुई, क्रिया हुई, और कर्म क्या हुआ, कर्म हुआ छात्र। जो छात्रों क्या हुआ, एक कर्म हुआ। तो केवल एक ही कर्म, इस वाक्य में एक ही कर्म है। तो ये कौन सा प्रकार हुआ, ये हुआ एक कर्मक सकर्मक क्रिया का प्रकार। अब दूसरा देखिए, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो अध्यापक करता हुआ, और जो पढ़ाने का काम हुआ ये हुआ क्रिया, और छात्रों और हिंदी ये एक कर्म हुआ, ये पहला कर्म हुआ, और ये दूसरा कर्म हुआ। तो दो कर्म इस वाक्य में पाए जा रहे हैं। तो ये हुआ द्विकर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण। अब देखिए, हरीश बाजार से सब्जी लेने जाता है, हरीश बाजार से सब्जी लेने जाता है। हरीश करता हुआ, और जो सब्जी लाने का काम हुआ ये क्रिया हुई, और जाने का भी यहाँ पे दो दो क्रिया है। तो बाजार क्या हुआ, कर्म हुआ, और सब्जी क्या हुई, कर्म हुई। तो इसमें भी दो कर्म है। तो यह द्विकर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ। अब देखिए, मैंने 4th नंबर का जो उदाहरण है वो नहीं लिखा, और 5वें नंबर का भी नहीं लिखा। तो आप इनके जैसे ही एक कर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण लिखेंगे, और दूसरा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। जो संरचना है इसके आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है पूर्वकालिक क्रिया। पहला होता है पूर्वकालिक क्रिया। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाता है। जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाता है वह हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए देखिए, राकेश खाना खाकर सो गया। राकेश खाना खाकर सो गया। तो पहली क्रिया क्या हुई, उसने पहले खाना खाया और फिर बाद में सो गया। तो पहली क्रिया हुई खाकर, और सोना क्या हुई दूसरी क्रिया। जो हमारी पूर्वकालिक क्रिया मतलब कि पहले होने वाली क्रिया हमारी क्या हुई खाकर। जो खाने का कार्य है वो उसने पहले किया। तो पूर्वकालिक क्रिया पद हम इसे बोलेंगे। अब देखिए, जैसे कि वह उठकर टहलने गया। वह उठकर टहलने गया, तो पहले वो उठा फिर वो टहलने गया। तो उठकर क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया पद हुई, क्योंकि यह उठना जो कार्य है वो पहले हुआ। अब देखिए दूसरा प्रकार है इसका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए। जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए, जैसे कि उदाहरण के लिए, पिताजी ने मेरे दोस्तों से पत्र लिखवाया। पिताजी ने मेरे दोस्तों से पत्र लिखवाया। जो पिताजी है उन्होंने पत्र खुद नहीं लिखा, उन्होंने मेरे दोस्तों से पत्र लिखवाया। तो दूसरों से कार्य कराया जा रहा है, अन्यों से कार्य कराने का बोध हो रहा है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हुआ है। ऐसे ही सोहन ने राकेश से वस्त्रों को मंगवाया। जो कार्य है वो सोहन ने राकेश से करवाया। ऐसे ही माँ ने बेटी से खाना बनवाया। जो माँ है उसने खाना बनाने के कार्य अपनी बेटी से करवाया, मतलब कि अन्य से करवाया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जो प्रकार है, तीसरा प्रकार है नाम धातु क्रिया। तीसरा प्रकार है नाम धातु क्रिया। तो पहला क्या हुआ, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है। नाम धातु क्रिया वे होती है जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है। उदाहरण, और हम कैसे बनाते हैं, हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण में आना जोड़कर आना प्रत्यय जोड़ देते हैं, वरना ई आना प्रत्यय जोड़कर इन क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हाथ से क्या बन जाएगा, हथियाना क्रिया हो जाएगी। जैसे कि बात है, बात से कौन सी क्रिया बनेगी, बतियाना। ऐसे ही शर्म है, शर्म से कौन सी क्रिया बनेगी, शर्माना। ऐसे ही अपना, अपने से क्रिया, अपना क्या है सरनाम है, इससे कौन सी क्रिया बनेगी, अपनाना। गर्म से कौन सी क्रिया बनेगी, गर्म क्या है विशेषण है, इससे कौन सी क्रिया बनेगी, गरमाना। अब आगे हम देखते हैं कुछ उदाहरण। अब देखिए जैसे कि लगड़े से कौन सी क्रिया बनेगी, लगड़ाना। ऐसे गाली से क्रिया बनती है गरियाना। ऐसे ही लाठी से क्रिया बनती है लठियाना। तो अब हम देखते हैं इसका चौथा प्रकार देखते हैं। तो फोर्थ टाइप होता है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, अब देखिए इसकी परिभाषा, वह क्रिया जिसमें ना प्रत्यय नहीं होता। वह क्रिया जिसमें ना प्रत्यय नहीं होता। हमने पहले पढ़ा था कि हम मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं, लेकिन कृदंत क्रिया होती है इसमें ना प्रत्यय नहीं होता। तो और हम कौन से प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं मूल धातु में, तो हम एगा प्रत्यय जोड़ेंगे, ए प्रत्यय जोड़ सकते हैं और ता प्रत्यय जोड़ सकते हैं, कर प्रत्यय, और इनसे अलावा जो प्रत्यय होता है उनको भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि एगा हम जोड़ेंगे मूल धातु में, एगा जोड़कर कृदंत क्रिया का निर्माण कैसे करेंगे, जैसे कि चलेगा, हंसेगा, नाचेगा, गाएगा, ये सब हो जाएगी। और ए जोड़कर जैसे कि चले, हंसे, नाचे, गाए, ये सब हो जाती है। अब ता प्रत्यय जोड़ेंगे, जैसे कि चलता, हंसता, नाचता, गाता, ऐसे हो जाता है। अब देखिए कर प्रत्यय जोड़ेंगे, कर प्रत्यय से चलकर, हंसकर, नाचकर, गाकर, ये सब हो जाता है।
अब देखिए हम इसका अगला प्रकार पढ़ते हैं, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है, ये इसका पांचवा और लास्ट भेद है, संयुक्त क्रिया। और जो पिछली बार एसएससी जीडी के एग्जाम में जो संयुक्त क्रिया है उसके पार्ट से जो उसके भेद है उनसे क्या बने थे, क्वेश्चन बने थे। अब देखिए, जब एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद प्रयोग हो, जब एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद प्रयोग हो तो वह संयुक्त क्रिया होती है। उदाहरण के लिए, वह रोटी खा जाएगा, वह रोटी खा जाएगा तो पहली क्रिया है खाने की, पहला क्रियापद खाना हो जाएगा और दूसरा क्रियापद जाएगा, मतलब कि जाने का कार्य होगा। पहली क्रिया खाने का और दूसरी क्रिया जाएगा, तो इसमें दो क्रियापद का प्रयोग हुआ, मतलब दो क्रिया प्रयोग हुई, दो क्रिया प्रयोग मतलब कि एक से अधिक। ऐसे ही देखिए दूसरा, उसने पाठ पढ़ लिया, उसने पाठ पढ़ लिया, तो पहला कार्य मतलब कि पहला क्रियापद हुआ पढ़ना और दूसरा क्रियापद हुआ लिया, लिया से क्या बनेगा, लेना क्रिया बनेगी। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, तुम महाभारत पढ़ने लगे, तुम महाभारत पढ़ने लगे तो पहली क्रिया हुई पढ़ने की और दूसरी क्रिया हुई लगना। अब चौथा देखिए, वह बंगाली बोल सकता है, वह बंगाली बोल सकता है, तो पहली क्रिया बोलने की हुई और दूसरी क्रिया सकता है मतलब कि सकना, दूसरी क्रिया सकना हुई। तो एक से अधिक क्रिया है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इसने बोला कि एक से अधिक होनी चाहिए। अब दूसरा देखिए, मैंने खाना बना लिया, मैंने खाना बना लिया, खाना मतलब कि बनाना एक क्रिया हो गई और लिया से लेना एक क्रिया हो गई है। अब आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। पिछली बार एसएससी जीडी के एग्जाम में संयुक्त क्रिया के भेदों से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला भेद होता है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। जो आरंभ बोधक होता है उसमें आरंभ का बोध होता है, आरंभ का बोध होता है मतलब कि किसी कार्य का शुरू होने का बोध होता है। उदाहरण के लिए, ट्रेन चलने लगी, ट्रेन चलने लगी, तो जैसे कि संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया का भेद का उदाहरण है। तो इसमें दो क्रियापद हो गए और एक से ज्यादा क्रियापद हो गए, मेरा मतलब एक से ज्यादा क्रियापद हो गए। तो अब देखिए आरंभ बोधक में ट्रेन चलने लगी, तो ट्रेन चलनी शुरू हो गई, तो ट्रेन के जो चलने का आरंभ हुआ, हमें इस वाक्य में आरंभ बोधक मतलब कि आरंभ का बोध हुआ। ऐसे वर्षा होने लगी, तो वर्षा होनी शुरू हो गई, तो इसमें भी आरंभ का बोध हुआ। वह चलने लगे, वह चलने लगे, ऐसे ही वह नाचने लगा, वह नाचने लगा। तो इस जो ये है आरंभ बोधम में हमें आरंभ का बोध होगा, किसी कार्य के शुरू होने का बोध होगा। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा है समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया में समाप्ति का बोध होता है, किसका बोध होता है, समाप्ति का बोध। उदाहरण के लिए, हरीश आ चुका है मतलब कार्य हो चुका है, समाप्त हो चुका है, जैसे कि आने का कार्य समाप्त हो चुका है, हरीश आ चुका है। रामपाल पहुंच चुका है, तो रामपाल पहुंच चुका है, पहुंचने का कार्य समाप्त हो गया है। ऐसी वर्षा रुक गई है मतलब कि वर्षा होने का कार्य समाप्त हो गया है। ऐसे ही ट्रेन रुक चुकी है, तो ट्रेन रुकने का कार्य भी पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट देखिए तीसरा, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। जो अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया है इसमें अवकाश का बोध होता है, अवकाश का बोध होता है और इसमें जो कार्य है वो पूरा नहीं होगा, कार्य पूरा नहीं होगा। उदाहरण के लिए, राकेश गाना नहीं गा पाया, राकेश गाना नहीं गा पाया, राकेश गाना गाना चाहता था लेकिन वह गा नहीं पाया। ऐसे ही आकाश पहुंच नहीं पाया, आकाश पहुंच नहीं पाया, आकाश पहुंचना चाहता था लेकिन वह पहुंच नहीं पाया। ऐसे ही वह सफल नहीं हो पाया, वह सफल नहीं हो पाया। तीसरा एग्जाम्पल, वह सफल नहीं हो पाया, वह सफल होना चाहता था लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। अब देखिए फोर्थ एग्जाम्पल,
वह सो नहीं पाया। वह सोना चाहता था, कार्य पूरा होना चाहता था, लेकिन अवकाश आ गया। जो कार्य है वो पूरा नहीं हो पाया। वह खाना नहीं खा पाया। वह खाना नहीं खा पाया। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब जो इसका चौथा प्रकार है, चौथा भेद है, वो है नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। तो इसमें क्या होता है, लगातार होने का बोध होता है। जो कार्य है वो लगातार होने का बोध होता है। जैसे कि रानी चल रही है, रानी चल रही है तो रानी के जो चलने का कार्य है वो लगातार हो रहा है। ऐसे ही हवा बह रही है, हवा बहने का कार्य भी लगातार हो रहा है। वह दौड़ रहा है तो वह दौड़ रहा है, वह रुक नहीं रहा तो वह दौड़ रहा है, लगातार दौड़ रहा है। तो कार्य है जो दौड़ने का वो लगातार हो रहा है। ऐसे ही ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुक नहीं रही, ट्रेन लगातार चल रही है। तो लगातार होने का कार्य का बोध होता है। अब देखिए पांचवा भेद, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। जो अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होती है, इसमें अनुमति का बोध होता है, अनुमति का बोध होता है। उदाहरण के लिए, राकेश को जाने दो। तो राकेश को जाने दो क्या हुई, अनुमति हो गई कि राकेश को अनुमति मिल गई कि उसे जाने दो। तो इसे अनुमति का बोध हो रहा है। ऐसे ही ऋतिक को बोलने दो, ऋतिक को बोलने दो। तो इसमें भी अनुमति का बोध हो रहा है। और तीसरा देखिए उदाहरण, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो कि मुझे पढ़ने दो। इसमें भी अनुमति का बोध हो रहा है। अब चौथा उदाहरण देखिए, मुझे बाजार जाने को कह दिया, मुझे बाजार जाने को कह दिया। तो इसमें भी अनुमति मिलने की बोध हो रहा है। अब ये नहीं होगा कि मुझे अनुमति दो कि मैं बाजार चला जाऊं। तो यह वाक्य सही नहीं होगा। तो मुझे बाजार जाने को कह दे, ये वाक्य अनुमति बोध का हो गया। अब देखिए छठा टाइप देखिए इसका, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया में आवश्यकता का बोध होता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, राम को राकेश की सहायता करनी चाहिए, राम को राकेश की सहायता करनी चाहिए। तो इसमें जो राम की आवश्यकता बता रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है सहायता की, इसे आवश्यकता है तो रमेश को सहायता करनी चाहिए। ऐसे राम को यह कार्य करना चाहिए, इस कार्य की आवश्यकता होगी तभी तो राम को यह कार्य करना चाहिए। तो राम को यह कार्य करना चाहिए। मुझे रोज सुबह दूध पीना चाहिए, आपको दूध पीने की आवश्यकता होगी तो जब तो आप दूध पीना चाहते हैं। तो मुझे रोज सुबह उठकर दूध पीना चाहिए। अब देखिए फोर्थ, दूध पीना चाहिए। अब देखिए फोर्थ, उसे पैसों की जरूरत है। तो इसमें भी आवश्यकता का बोध हो रहा है। अब सातवां टाइप देखते हैं इसका, सातवां भेद, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया में निश्चय का बोध होता है। निश्चय, किसी निश्चय का, दृढ़ निश्चय का बोध होता है। जैसे उदाहरण के लिए, मोहन ने कह दिया मैं करके दिखाऊंगा, मोहन ने कह दिया कि मैं करके दिखाऊंगा। तो इसमें निश्चयता का बोध हो रहा है कि मोहन ने निश्चय कर लिया कि मैं अब ये कार्य करके दिखाऊंगा। ऐसे ही राकेश ने कहा कि हम कूदेंगे, राकेश ने कहा कि हम कूदेंगे। तो इसमें भी निश्चयता का बोध हो रहा है। अब इसका अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार जो इसका आठवां भेद है, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। तो इसमें इच्छा का बोध होता है। उदाहरण के लिए, वह खाना बनाना चाहती है, वह खाना बनाना चाहती है, इसकी इच्छा है कि वह खाना बनाना चाहती है। अब दूसरा देखिए, खुशी पूरी दुनिया घूमना चाहती है। जो खुशी है वो पूरी दुनिया घूमना चाहती है। तो इस वाक्य में भी इच्छा का बोध हो रहा है। अब नाइन्थ देखिए, नौवां जो इसका भाग है उसे देखिए, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। जो अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया है उसमें अभ्यास का बोध होता है। उदाहरण के लिए, वह व्यायाम किया करता है, वह व्यायाम किया करता है। तो व्यायाम करना क्या है, अभ्यास का बोध हो रहा है। दूसरा, वह किताब लिखा करता है,
वह किताब लिखा करता है, तो इसमें भी अभ्यास का बोध हो रहा है कि वह किताब लिखा करता है। ऐसे गोलू रोज दौड़ करता है, गोलू रोज दौड़ करता है, तो इसमें भी अभ्यास का बोध हो रहा है। अब 10वां टाइप देखिए इसका, शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया। शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया में जो शक्ति होती है, शक्ति का बोध होता है। तो उदाहरण के लिए राम इतना लंबी दौड़ लगा सकता है, जो राम की क्षमता है, राम की शक्ति है कि वह इतनी लंबी दौड़ लगा सकता है। अब तीसरा देखिए, वह कूद सकता है, तो उसकी इतनी शक्ति है कि वह कूद सकता है। अब इसका आखिरी और 11वां प्रकार देखिए, पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। जो पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया होता है, उसमें समान ध्वनि का बोध होता है, समान ध्वनि का बोध होता है। उदाहरण के लिए, राकेश बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, राकेश बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, तो समान ध्वनि का बोध होता है, पढ़ाई और लिखाई करने में समान ध्वनि का बोध होता है, लेकिन इसका अर्थ एक ही है। अब देखिए दूसरा, वह बहुत उछल कूद करती है, तो उछल कूद समान ध्वनि का बोध हो रहा है। अब थर्ड देखिए, श्रुति नाचना गाना जानती है। नाचना और गाना समान ध्वनि का बोध हो रहा है। अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, अब ये सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। वह क्रिया जो मुख्यतः कार्य वह क्रिया जो वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, तो उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब जैसे कि सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है? क्रिया में हम ता है लगाते हैं, ती है, ते है, जिन क्रिया के पीछे, वाक्य के पीछे ता है, ती है, ते है लगता है, रहा है, रही है भी हम लगाते हैं। उदाहरण के लिए और भी लग सकता है। उदाहरण के लिए, राम अखबार पढ़ रहा है, राम अखबार पढ़ रहा है, जो रहा है ये क्या हुई? सहायक क्रिया। ऐसे सूर्य पूर्व से निकलता है, तो जो ता है ये क्या हुई? सहायक क्रिया। ऐसे ही हम रोज स्कूल जाते हैं, वह नाच रहा है, वह खाना खा रही थी, तो ये सब क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। अब देखिए सजातीय क्रिया। अब जो सजातीय क्रिया होती है ये क्या होती है? इसकी परिभाषा देखते हैं। जब एक ही क्रिया पद को दो रूपों में लिखा जाए, जब एक ही क्रियापद को दो रूपों में लिखा जाए। उदाहरण के लिए, महाराणा जी ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, महाराणा जी ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। जो लड़ा है, जो इसमें मुख्य क्रियापद क्या है? लड़ाई। तो लड़ाई, एक तो लड़ाइयाँ हो गई, हमने इसे लड़ाइयाँ बना दिए, एक लड़ी, तो लड़ाइयाँ लड़ी, ये क्या हुई? एक जैसी क्रिया हुई, एक क्रिया के दो रूप हुए। अब दूसरा देखिए, उन्होंने बहुत चढ़ाइयाँ चढ़ी, चढ़ाइयाँ चढ़ी, जो चढ़ाइयाँ और चढ़ी क्या हो जाएगी? सजातीय क्रिया हो जाएगी। अब तीसरा उदाहरण देखिए, सोहन ने रोहन को बहुत मार मारी, जो मार मारी ये क्या हो जाएगी? ये आपकी सजातीय क्रिया हो जाएगी। अब चौथा इसका उदाहरण देखिए, उसने बहुत खेल खेले, उसने बहुत खेल खेले, तो ये सजातीय क्रिया है। अब देखिए दूसरा, अब हम अन्य कोई क्रिया पढ़ेंगे, तो सामान्य क्रिया। अब सामान्य क्रिया क्या होती है? जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की जरूरत होती है। जब कोई यहाँ पर कार्य आएगा, जब कार्य को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही क्रियापद की जरूरत होती है, तो उसे बोलते हैं सामान्य क्रिया। उदाहरण के लिए, राम आया, बच्चे भागे, सुरेश पिटा, तो केवल एक ही क्रियापद का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे भी भागा, बच्चे, वो सुरेश पिटा, तो पिटे का क्या हो गया? एक ही क्रियापद हुआ। जैसे कि ऋतिक चलो, ऋतिक चलो, ये इसमें भी एक ही जो है क्रियापद का प्रयोग हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुकरणात्मक क्रिया। अब ये जो अनुकरणात्मक क्रिया होती है, इसमें वे क्रिया जिसमें शब्दों को अनुकरण मतलब कि अनुकरण होता है, जिनमें शब्दों का अनुकरण होता है, मतलब कि जो
शब्द है उसको दोहरा कर लिखते हैं। अब देखिए, जैसे कि घोड़ा हिनहिना रहा है, जो हिन शब्द है जो ये 2 बार आया, जैसे कि हिनहिनाना, तो घोड़ा हिनहिना रहा है तो अनुकरण हो रहा है शब्दों का। वह दरवाजे को खटखटा रहा है, जो क्रिया हुई ये क्या है, खटखटाना, जो क्रिया हुई इसमें ये जो खट है ये 2 बार आ रहा है। अब देखिए तीसरा, ऐसे मक्खियाँ भिनभिना रही है, वह फड़फड़ा रहा है। पांचवा हो जाएगा, वह खड़े खड़े बड़बड़ा रहा है। ऐसे कुछ और क्रिया शब्द देखिए, जैसे कि खटखटाना, इसमें वो सॉरी टनटनाना, टन हो गया और टनाना हो गया। ऐसे कि थपथपाना, तो थप और ये भी थप हो जाएगा। गुनगुनाना, गुन और गुन। ऐसे ही थरथराना, थर और थर हो जाएगा। ऐसे ही चहचाना, चह और चा। ऐसे मिमियाना, मी मी और आदि। इन ऐसे ही कुछ शब्द और आदि में आ जाते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया। सबसे पहले समापिका क्रिया क्या होती है, जब क्रिया शब्द है वह समाप्ति पर हो। जब क्रिया शब्द समाप्ति पर हो, जैसे उदाहरण के लिए हरीश बाजार जाता है, हरीश बाजार जाता है, तो जो जाना है ये क्रिया हो, ये समाप्ति पर हुई, जो वाक्य की समाप्ति पर हुई। अब देखिए दूसरा, राम फुटबॉल खेलता है, जो खेलना क्या हुई, क्रिया हुई, ये कहाँ पर हुई, समाप्ति पर हुई। अब देखिए असमापिका क्रिया, जब क्रिया शब्द समाप्ति से पहले भी प्रयोग हो जाता है, समाप्ति से पहले भी प्रयोग हो जाता है, पहले प्रयोग होता है, जैसे कि सामने चली हुई ट्रेन रुक गई, जो सामने चलती हुई ट्रेन रुक गई, तो चलती क्या हो गई, क्रिया हो गई, और ये जो क्रिया शब्द है वो समाप्ति से पहले भी आ गया। अब दूसरा देखिए, वह बाजार में लेटकर तमाशा करता है, तो वह बाजार में लेटकर, जो लेटना क्रिया शब्द हुई, जो इसमें क्रियापद है वो समाप्ति से पहले भी आ गया। तो जब क्रिया शब्द समाप्ति से पहले भी आ जाए तो उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। तो आज की क्लास में आपका जो क्रिया टॉपिक हुआ वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और आपको अच्छी तरह से रिवीजन करना है और अपने टेस्ट लगाते रहना है, और अच्छी तरह से रिवीजन करके जब भी आपको टेस्ट देना है, और आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। और आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।